आज मैं आपको एक ऐसी दास्तान सुनाने जा रहा हूं जो न सिर्फ दिल को छूती है बल्कि रूह तक को सुकून देती है। बहुत वक्त पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब मछुआरा रहा करता था जिसका नाम सलीम था। वो रोज दरिया से मछलियां पकड़कर लाता, बाजार में बेचता और उसी से अपने घर का गुजारा करता। उसका घर मिट्टी और लकड़ी से बना एक छोटा सा झोंपड़ा था जिसमें उसकी बीमार माँ और छोटी बहन आमिना रहा करती थी। सलीम मेहनती था मगर किस्मत उससे मेहरबान नहीं थी। फिर भी उसके दिल में शिकायत नहीं थी। वो कहता था, जिसने जान दी है वही रोजी भी देगा, मैं तो बस मेहनत करता हूँ। एक दिन सलीम रोज की तरह अपना जाल उठाकर दरिया की तरफ चला गया। उसने नाव दरिया में उतारी और जाल डालने ही वाला था कि उसकी नजर पानी में तैरती हुई एक भारी लकड़ी की संदूक पर पड़ी। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वो संदूक उसके पास तक आ गया तो सलीम ने उसे खींचकर अपनी नाव में रख लिया। संदूक भीगा हुआ था और काफी भारी भी। काफी सोच विचार के बाद सलीम ने जब उसका ढक्कन खोला तो उसके होश उड़ गए। संदूक के अंदर एक 9 साल की बच्ची बेसुध पड़ी थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, बाल भीगे हुए थे और जिस्म ठंड से कांप रहा था। सांस चल रही थी लेकिन होश नहीं था। उसके कपड़े साफ और कीमती थे जिससे साफ पता चलता था कि वो किसी अमीर घर की बेटी थी। सलीम कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर जल्दी से उसे अपनी चादर में लपेटा और नाव को वापस किनारे की तरफ मोड़ दिया। अब उसका मकसद मछलियां पकड़ना नहीं था बल्कि उस मासूम जान को बचाना था। वो सोच में डूबा था, ये बच्ची कौन है, इसे यहाँ किसने छोड़ा और अब मैं क्या करूं। मगर इतना कि अब वो इसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। जो भी हो, अब यह जिम्मेदारी उसी की थी। सलीम की नाव दरिया के किनारे लग चुकी थी। वो बहुत एहतियात से उस बेहोश बच्ची को उठाकर अपने घर की ओर ले गया। रास्ते में किसी से कुछ नहीं कहा। उसकी चाल तेज थी, चेहरा परेशान, मगर आंखों में एक अजीब सी जिम्मेदारी चमक रही थी। घर पहुंचते ही सलीम ने अपनी मां को आवाज दी, अम्मी जल्दी देखो, ये बच्ची दरिया में एक संदूक में मिली थी। सांस चल रही है लेकिन होश नहीं है। सलीम की मां, जो खुद बिस्तर से उठने में लाचार थीं, घबरा गईं। उन्होंने कांपते हुए हाथों से बच्ची के माथे को छुआ। बुखार है, ठंड से जिस्म जम गया है, जल्दी आग जला बेटा। सलीम ने बिना वक्त गंवाए अलाव जलाया। बच्ची के कपड़े बदलकर उसे गर्म कपड़े पहनाए और जरा सा पानी उसके होंठों पर डाला। कुछ ही घंटों बाद बच्ची ने हल्के से आंखें खोली लेकिन कुछ बोल नहीं सकी। आंखों में खौफ था, बहुत गहरा और बहुत पुराना। उसने इधर उधर देखा लेकिन कुछ समझ नहीं पाई। सलीम ने नरमी से पूछा, बेटी नाम क्या है तुम्हारा? बच्ची ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ सिर झुका लिया और धीरे धीरे आंखें बंद कर ली। ऐसा लगा जैसे उसे याद नहीं कि वो कौन है, कहां से आई है और कैसे दरिया में पहुंची। अगले दिन सुबह गांव में बात फैल गई। सलीम को दरिया में एक संदूक मिला है जिसमें एक बच्ची थी। कुछ लोगों ने अफवाह फैलाई कि बच्ची जादू टोने का हिस्सा है। किसी ने कहा कहीं से चुराई गई होगी और कुछ ने यहां तक कह दिया पुलिस को बता देना चाहिए। सलीम सबकी बातें चुपचाप सुनता रहा। वो जानता था कि दुनिया सवाल ज्यादा करती है, मदद कम, मगर वो बच्ची को किसी अनजाने के हवाले करने का इरादा नहीं रखता था। उसने फैसला कर लिया, जब तक इसका सच सामने नहीं आता ये मेरे घर की अमानत है। 3 दिन बीत गए। बच्ची धीरे धीरे होश में आने लगी थी मगर अब भी खामोश रहती। बहुत कम खाती, बहुत कम बोलती, बस एक कोने में बैठकर दरवाजे की तरफ देखा करती जैसे किसी को ढूंढ रही हो या किसी से छुप रही हो। वो रात को चौंक कर उठ जाती, चीखें मारती, कभी खुद को छुपाने की कोशिश करती। आमिना उसे बहुत प्यार से समझाती मगर बच्ची की आंखों से डर उतरने का नाम ही नहीं लेता। सलीम की मां कहती, बेटा ये बच्ची बहुत कुछ झेल चुकी है, जो इसके साथ हुआ है वो हमें अल्लाह ही बताएगा, तू सब्र कर। हफ्ता गुजर गया। सलीम अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा अब उस बच्ची पर खर्च करता, दवा, कपड़े, खाने की चीजें, सब कुछ। मगर गरीबी अपना असर दिखा रही थी। उसकी मछलियां भी अब पहले जैसी नहीं बिकती थीं। गांव वाले ताना देने लगे, बेगानी बच्ची पाल रहा है, अपना घर भूला दिया है। सलीम बस इतना कहता, जिसे दरिया ने मेरे हवाले किया है उसे मैं ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। एक दिन सलीम ने बच्ची से फिर से पूछा, बेटी तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा कोई घर है, कोई अम्मी अब्बू? इस बार लड़की की आंखें भर आईं, होंठ कांपे मगर आवाज न निकली। फिर धीरे से सिर हिलाया जैसे कह रही हो, हाँ कोई था, मगर कौन, कहां, कैसे, कुछ नहीं पता चला। कई हफ्ते बीत गए। अब गांव में ज्यादातर लोग इस बच्ची से दूरी बनाने लगे थे। कुछ उसे मनहूस कहने लगे, कुछ गुमनाम बला। बच्ची ने भी धीरे धीरे घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। सलीम उसे पास के जंगल के किनारे टहलाने ले जाता,
मगर वो हर आवाज से डरती, हर परछाई से सहम जाती। सलीम अब रोज नए नए रास्ते सोचता, कभी पास के शहर जाने की बात करता, कभी थाने जाकर पूछने की सोचता, मगर फिर डर जाता कहीं पुलिस उसे बच्ची से छीन न ले। आखिरी में एक रात जब सब सो चुके थे, बच्ची चुपचाप उठी और घर से निकल गई। नंगे पांव, बिना कुछ कहे अकेली उस गांव की गलियों में भटकने लगी। कोई जागा तो देखा दरवाजा खुला है और बच्ची गायब। सलीम की आंखें जैसे ही खुली, दरवाजा अध खुला पाया। दिल घबराया। वो एक झटके से उठा और इधर उधर देखा, बच्ची बिस्तर पर नहीं थी। आमिना, उठो। क्या हुआ भैया? वो बच्ची घर में नहीं है। सलीम बिना जूते पहने ही घर से निकल पड़ा। मोहल्ले की हर गली, हर मोड़, हर पेड़ के पीछे देखा, आवाजें लगाईं, मगर बच्ची का कोई नाम ही नहीं था। वो पुकारता भी तो क्या? इधर गांव के लोग सिर हिलाने लगे। हम तो पहले ही कह रहे थे कुछ तो गड़बड़ है, इस लड़की का आना ही मनहूसियत है। अब भाग गई, मगर सलीम इन बातों को अनसुना करके दरिया की तरफ दौड़ा। शायद वहीं हो जहां से आई थी, मगर वहां सिवा लहरों के कुछ न था। उधर वो 9 साल की बच्ची नंगे पांव एक झाड़ियों भरी पगडंडी पर चलती चली जा रही थी। रात का अंधेरा अब सुबह में बदल रहा था, मगर उसके चेहरे पर अब भी खौफदारी था। वो ठंडी जमीन पर चलती जाती, कभी बैठती, कभी फिर उठती। पेट में जलन थी, होंठ सूखे हुए, मगर आंखों में अब भी वही सवाल था, मैं कौन हूं? वो किसी को नहीं पहचानती थी और कोई उसे नहीं जानता था। कुछ ही घंटों में वो गांव से दूर निकल गई। अब सामने थे वीराने, जंगल के किनारे और छोटी बड़ी पगडंडियां। एक चरवाहे का लड़का उसे देखता है। ए बहन, कौन हो तुम? क्या तुम्हारा घर खो गया? वो बस सिर झुका लेती है। लड़का अपना रोटी का टुकड़ा उसे देना चाहता है, मगर वो हाथ नहीं बढ़ाती। वो डरती है, अब हर चेहरा अजनबी लगता है, हर जगह अनजान। शाम तक वो बच्ची एक पुराने खंडहर तक पहुंचती है। वहां बैठकर रोने लगती है, धीरे, चुपचाप। कोई आहट नहीं, कोई आवाज नहीं, बस आंखों से बहता हुआ एक बेआवाज दर्द। उसी खंडहर में एक बूढ़ी औरत पानी भरने आई थी। जब उसने बच्ची को देखा तो ठिठक गई। कौन हो बेटी? यहां अकेली क्या कर रही हो? बच्ची कुछ नहीं बोलती, सिर्फ देखती है एक अजनबी, मगर शायद खतरा नहीं। बूढ़ी औरत ने पास आकर कहा, डरो मत, मेरी पोती भी तेरे जितनी है। चल मेरे साथ चलो, तुझे कुछ खाने को दूंगी। उस रात बच्ची उस बूढ़ी औरत के साथ उसके झोंपड़े में रही। पहली बार किसी और घर में नींद आई, अधूरी ही सही, मगर पहले से बेहतर। मगर सुबह जब बूढ़ी औरत ने उससे नाम पूछा, बच्ची फिर खामोश हो गई। बिटिया, तुम्हारा कोई नहीं है क्या? वो सिर हिलाती है, मालूम नहीं। दूसरी ओर सलीम दीवाना सा उसे तलाश करता रहा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। अब गांव वालों ने मुंह फेर लिया था। अब छोड़ भी दो, जो चला गया वापस नहीं आता। मगर सलीम के दिल में एक अजीब सा रिश्ता बन चुका था। उस बच्ची से वो रिश्ता खून का नहीं था, इंसानियत का था। अगर वो जिंदा है तो मैं उसे फिर से ढूंढ लूंगा। वो कसम खाकर निकल पड़ा गांव से बाहर। इधर उधर पूछते, दरवाजे खटखटाते। उधर बच्ची 3 दिन तक उस बूढ़ी औरत के पास रही। उसे खाना, छांव और थोड़ी सी राहत मिली, मगर जिस सवाल ने उसे पहली रात जगाए रखा था वो अब भी जिंदा था। मैं कौन हूं? उसने अब चलने की ठानी। बूढ़ी औरत ने पूछा, कहीं जाना है क्या? बच्ची ने सिर्फ सिर हिलाया। पता है कहां जाना है? वो फिर सिर हिलाती है। नहीं, मगर फिर भी चल पड़ती है, मानो कुछ अंदर से कह रहा हो, किसी को तुझे तलाश है। अब वो फिर निकल पड़ी है, एक नई राह पर, बेनाम, बेघर, मगर उम्मीद के एक धागे के सहारे। और शायद वही धागा किसी रोज सलीम की राह से जुड़ जाए, या उसके खोए हुए अतीत से। वो बच्ची अब एक गांव से दूसरे गांव की तरफ चलती रही। जिस्म कमजोर होता जा रहा था, पांवों में छाले पड़ चुके थे, मगर रुकने का नाम नहीं था। उसे कुछ याद नहीं था, मगर दिल के किसी कोने में एक हल्का सा एहसास था, जैसे कोई उसे ढूंढ रहा हो, कोई जो अपना हो। वो कभी किसी पेड़ के नीचे बैठती, कभी किसी चबूतरे पर। कई बार लोगों ने देखा, मगर ज्यादातर नजरअंदाज किया। उसे खाना बहुत कम मिलता। कभी किसी रहमदिल ने एक रोटी दे दी, तो कभी किसी ने झड़क कर भगा दिया। एक दिन वो एक छोटे से बाजार के बाहर बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए, कपड़े मैले और चेहरा थका हुआ था। वहां कुछ लड़के उसके आसपास जमा हो गए, मजाक उड़ाने लगे। कोई कहता, ए पागल है क्या? सबसे पहले कोई कहता, कहीं की भागी हुई लगती है। वो घबराकर उठी और भाग गई। बाजार से दूर एक मस्जिद के पीछे जाकर बैठ गई। वहीं एक अधेड़ उम्र का आदमी नमाज पढ़ने आया। उसने बच्ची को देखा, कुछ देर देखा करता रहा, फिर धीरे से पास आया। बेटी, भूख लगी है? बच्ची ने सिर हिलाया। हाँ। उसने जेब से कुछ खजूरें निकाल कर दी। बच्ची ने बिना सवाल के खा ली। फिर वो आदमी बोला,
मेरी बीवी बहुत बीमार है, बच्चा कोई नहीं, अगर तू मेरे साथ चले तो छत मिल जाएगी। बच्ची चुप रही, एक पल को सोचा, फिर चल दी। उसके पास खोने को अब बचा ही क्या था। उस आदमी ने उसे अपने घर ले जाकर खाना दिया, कपड़े दिए। औरत ने पूछा, कौन है ये बच्ची? वो बोला, दरिया की लहरों की कोई सौगात है शायद। मगर जैसे जैसे दिन गुजरे उस घर का माहौल अजीब होता चला गया। औरत सख्त मिजाज थी, छोटी छोटी बातों पर चिल्लाती, काम कराती और कभी कभी मार भी देती। बच्ची कुछ न कहती, बस सहती। एक दिन तो हद ही हो गई, झूठे इल्जाम में उसे रात भर बाहर बिठा दिया गया। वो ठंड में कांपती रही, मगर फिर भी सुबह होते ही उसी घर के कामों में लग गई। अब उसे वक्त के साथ दो चीजें समझ आने लगी थी। पहली, इस दुनिया में हर मुस्कुराता चेहरा अपना नहीं होता। दूसरी, सब्र करने वालों के लिए कहीं ना कहीं राहत जरूर होती है, और शायद वही राहत उसका इंतजार कर रही थी, कहीं सलीम की तलाश में या कहीं उस हकीकत में जो अब तक छुपी हुई थी। उस घर में आए अब बच्ची को तकरीबन 2 हफ्ते हो चुके थे। जिस शख्स ने उसे मस्जिद के पीछे से उठाया था उसका नाम था रईसुद्दीन और बीवी का नाम शमीम बी। बाहर से यह जोड़ा नेक और खैरख्वाह नजर आता था, मगर अंदर से मामला कुछ और था। शुरुआत में बच्ची को सिर छुपाने की जगह गर्म खाना और नए कपड़े मिले। उसने सब्र करके सब स्वीकार कर लिया। उसे अब भी अपना नाम याद नहीं था, अपने घर का कोई निशान याद नहीं था। सलीम का चेहरा भी अब धुंधला सा हो चला था, मगर उसके अंदर एक एहसास हर पल जिंदा था, मुझे कहीं और होना चाहिए, ये मेरा ठिकाना नहीं है। रईसुद्दीन जब बाहर होता तो शमीम भी उसे जरूरत से ज्यादा काम में झोंक देती। कभी झाड़ू, कभी बर्तन, कभी कोई बच्ची जो अभी 9 साल की थी अब घर की नौकरानी बन चुकी थी। शमीम भी उसकी कोई बात नहीं समझती थी। जब बच्ची से कोई गलती होती तो थप्पड़ जड़ देती। बेशरम, तुझे उठाया था ताकि तेरा भला हो और तू काम भी ठीक से नहीं करती। वो चुपचाप सहती। रात को थकी हुई सी अपने छोटे से कोने में लेट जाती, दीवार की तरफ मुंह कर लेती और आंखों से आंसू बहते रहते। एक दिन ऐसा भी आया जब शमीम बी ने उसकी पढ़ाई की किताबें फाड़ दी। तेरे जैसे लोग पढ़ने के लिए नहीं होते, काम करने के लिए होते हैं। बच्ची ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन उस रात सोई नहीं। दिमाग में बार बार कुछ पुराने साए उभरते। एक उजला कमरा, किसी की गोद, एक नाम जिसे कोई पुकारता था, मगर अब सिर्फ सन्नाटा। उधर सलीम अब भी उस बच्ची की तलाश में था। उसने पास के कस्बों में, बाजारों में, यहाँ तक कि शहर के थाने में भी पता किया, क्या किसी ने एक 9 साल की बच्ची देखी है जो बेहोश हालत में दरिया में मिली थी। सबने मुंह फेर लिया या कहा, यहाँ ऐसी सैकड़ों कहानियां हैं, सबका पीछा नहीं किया जा सकता। मगर सलीम हार मानने वालों में से नहीं था। वो हर जुमे के दिन खास तौर से दुआ करता, या अल्लाह, उस बच्ची की हिफाजत फरमा, जहां कहीं भी हो उसे अपना बना दे और मुझे फिर से उससे मिला दे। उधर बच्ची की हालत दिन ब दिन गिरती जा रही थी। भूख, काम और ताने अब उसकी जिंदगी बन चुके थे। वो अब नाम भी भूलने लगी थी। कभी खुद से पूछती, क्या मेरा नाम भी है? कभी दरी के कोने में बैठकर सोचती, क्या कोई मुझे फिर से खोजेगा? फिर एक दिन जब रईसुद्दीन का मिजाज खराब था और शमीम भी किसी बात पर आग बबूला, उन्होंने मिलकर बच्ची को बुरी तरह डांटा और धक्का देकर बाहर निकाल दिया। जा, वापस वहीं जा जहां से आई थी। हमने तुझ पर एहसान किया, अब तू एहसान फरामोश बन गई है। बच्ची बिना कुछ बोले एक बार फिर उसी पगडंडी पर चल पड़ी। इस बार उसे पता नहीं था कि किस दिशा में जाना है, मगर एक बात अब उसके दिल में तय थी, मैं अब किसी के रहम पर नहीं जीऊंगी। रात के वक्त वो एक मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठी थी। एक अजनबी ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने बहुत सोचकर कहा, मुझे नहीं पता। फिर कुछ देर बाद धीरे से बोली, शायद मेरा नाम मरियम था। उसकी आंखें भर आईं और पास रखी ईंट पर सिर टिकाकर वो सो गई। उसी रात उसने सपना देखा। सपने में एक बड़ी हवेली थी, उसमें एक औरत उसे गोद में लिए पुकार रही थी, मरियम, मेरी बच्ची, कहाँ चली गई थी तू? बच्ची जागी, उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था। एक नई बात, एक नया नाम, एक नया सुराग। शायद उसका नाम वाकई मरियम था। किसी अमीर घर से थी। शायद कुछ बड़ा सच अब सामने आने वाला था। सुबह की हल्की धूप मस्जिद की सीढ़ियों पर आ पड़ी थी। मरियम अब जो खुद को इसी नाम से पुकार रही थी, अल्लाह के घर के दरवाजे पर बैठी थी। आंखों में नींद का असर तो था, मगर दिल में एक अनजानी सी बेचैनी भी। कल रात का सपना अब भी उसकी आंखों में ताजा था। एक हवेली, एक औरत की पुकार और वो नाम मरियम। वो अब छोटी बच्ची नहीं रही थी। हालात ने उसे वक्त से पहले बड़ा बना दिया था। उसके कपड़े मैले थे, बाल उलझे हुए थे और जिस्म पर काम की थकान के निशान थे, लेकिन आंखें अब भी किसी सच्चाई की तलाश में चमक रही थीं।
मरियम, उसने खुद से दोहराया। क्या वाकई मेरा नाम यही है? क्या वो औरत मेरी माँ थी? क्या वो हवेली मेरा घर था? यह सवाल अब उसके दिल को चैन नहीं लेने दे रहे थे। उसी वक्त मस्जिद के इमाम साहब बाहर आए। उन्होंने बच्ची को कई दिन से वहीं बैठे देखा था, कभी रोटियां बांटते वक्त, कभी किसी नमाजी के साथ। आज उन्होंने पास आकर पूछा, बेटी कहां से आई हो तुम? मरियम कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मुझे नहीं पता, मैं दरिया से आई थी। फिर उसकी आंखों में हल्की सी नमी भर आई। मुझे मेरा घर याद नहीं, मेरा नाम भी नहीं। कल रात एक सपना देखा, किसी ने मुझे मरियम कहा। क्या मेरा नाम मरियम हो सकता है? इमाम साहब कुछ देर तक सोचते रहे, फिर बोले, बेटी हो सकता है ये नाम तुम्हें ऊपर वाले की तरफ से दिया गया हो, और अगर यही तुम्हारा नाम है तो इंशाअल्लाह एक दिन तुझे तेरा घर भी मिल जाएगा। इमाम साहब ने उस दिन मरियम को अपने घर ले जाकर खाना खिलाया, नए कपड़े दिए और अपने बच्चों के साथ खेलने दिया। मरियम के लिए ये कुछ घंटों की राहत थी, मगर वो खुद जानती थी कि ये ठहराव सिर्फ वक्त का एक टुकड़ा है, मंजिल अब भी दूर है। शाम होते ही वो वापस चल दी, अब की बार एक नए गांव की ओर। इस गांव का नाम था रियाजपुर। रियाजपुर एक छोटा सा लेकिन सुसंस्कृत गांव था। यहाँ के लोग पहले के मुकाबले थोड़े बेहतर थे, मगर एहतियात वाले भी। मरियम वहां एक मदरसे के पास रुकी। वहां के एक उस्ताद हाफिज सरवर ने उसे देखा और पूछा, बेटी यहाँ क्या कर रही हो? मरियम ने वही पुरानी बात दोहराई, मुझे कुछ याद नहीं, मेरा नाम शायद मरियम है। मैं दरिया से आई थी, एक संदूक में। हाफिज सरवर ने गौर से उसकी आंखों में देखा। वहां कुछ सच्चाई, कुछ दर्द और एक भूली हुई पहचान की चीख छिपी थी। उन्हें रहम आ गया। अभी मदरसा बंद है, लेकिन तुम चाहो तो यहीं कुछ दिन रह सकती हो, काम करने की जरूरत नहीं। मरियम को अब कुछ कुछ यकीन होने लगा था कि ये सफर उसे कहीं ना कहीं उसके अतीत तक जरूर ले जाएगा। और फिर एक शाम कुछ ऐसा हुआ जिसने पहली बार उसके अतीत की झलक सामने रख दी। रियाजपुर के मदरसे में एक मेहमान आए, हजरत मिर्जा कासिम साहब, जो बड़े शहर के मशहूर आलिम थे। वो बच्चों को तालीम देने आए थे और कुछ खैरात बांटने भी। जब उन्होंने मरियम को देखा तो उनकी नजर ठहर गई। ये बच्ची? वो कुछ देर तक देखे गए, फिर धीरे से बोले, इसकी शक्ल किसी से मिलती है। मरियम चौंकी। उन्होंने पूछा, बेटी तुम्हें क्या याद है अपने बारे में? मरियम ने सारा हाल सुनाया, दरिया, संदूक, सलीम मछुआरा, फिर भटकाव। कासिम साहब अब बेचैन से हो गए थे। उन्होंने अपने बैग से एक पुरानी तस्वीर निकाली। उसमें एक खुशहाल लड़की अपनी माँ बाप के साथ खड़ी थी, हाथों में गुड़िया पकड़े। मरियम तस्वीर को देखते ही कांप गई। ये मेरी तरह दिखती है। उसकी सांसें तेज हो गईं। ये घर मुझे जाना पहचाना लगता है। कासिम साहब की आंखें भर आईं। बेटी, अगर मेरी याददाश्त धोखा नहीं दे रही तो ये लड़की मरियम नाजिरा है, नवाब अजीमुद्दीन की बेटी। 2 साल पहले उनकी नाव पलट गई थी एक सफर के दौरान, और उनकी बच्ची दरिया में बह गई थी। तब से वो लोग तड़प रहे हैं। मरियम अब हक्की बक्की थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रोए या खुश हो। क्या वाकई वो इतनी बड़ी हवेली की बेटी थी? वाकई उसकी माँ बाप अब तक उसे ढूंढ रहे थे? कासिम साहब बोले, मैं लौटते ही शहर जाऊंगा, अजीमुद्दीन साहब से मिलकर खबर दूंगा। अगर तू वही है, यकीन से कह सकता हूं कि तू वही है, तो बेटी तेरा सफर अब खत्म होने वाला है। मरियम की आंखों से आंसू बहने लगे। इतने सालों की तकलीफें, जिल्लतें, भूख, भटकाव, और अब अचानक ये एक खबर। वो रात पूरी नहीं सोई। उसने खुद से कहा, अगर ये सच है तो अब मुझे लौटना होगा, सलीम चाचा को ढूंढना होगा। वो मेरे पहले रहनुमा थे, और अगर मुझे कोई अमानत मिलती है तो उनका हिस्सा सबसे पहले होगा। रियाजपुर के मदरसे में वो सुबह बहुत अलग थी। मरियम ने फज्र की अजान से पहले ही वुजू कर लिया था। दिल में अजीब बेचैनी थी, इंतजार, उम्मीद और डर सब एक साथ उसके सीने में धड़क रहे थे। कासिम साहब सुबह ही निकल पड़े थे शहर की ओर। उनका मकसद एक ही था, नवाब अजीमुद्दीन तक मरियम की खबर पहुंचाना। मरियम को अब थोड़ा थोड़ा याद आने लगा था। सपनों की शक्लें अब तस्वीरों में बदल रही थीं। वो बड़े कमरे की बालकनी, सफेद झूमर और गले से लगाकर मरियम जान, हर दिन एक टुकड़ा जुड़ता जाता। शायद कोई अंदर से उठा हुआ पर्दा फिर से लहराने लगा था। इधर शहर में कासिम साहब जैसे ही नवाब अजीमुद्दीन की हवेली पहुंचे तो चौकीदार ने उन्हें अंदर बुलाया। हुजूर काफी अरसे बाद आए हैं, खैरियत? कासिम साहब ने कहा, मुझे अजीमुद्दीन साहब से फौरन मिलना है, एक बहुत अहम खबर है उनके लिए। कि देर में वो बड़े दीवान खाने में बैठे थे। सामने नवाब साहब अपने पुराने लिबास में, आंखों के नीचे गहरे साए और हाथ में एक तस्वीर लिए हुए आए। कहिए कासिम मियाँ, सब खैर है? कासिम साहब ने धीरे से कहा। मरियम, नवाब साहब के हाथ कांप गए। तस्वीर नीचे गिर गई। क्या कहा आपने? मैं एक बच्ची से मिला हूँ हुजूर। उसका चेहरा, उसकी बातें, उसकी यादें, सब कुछ हूबहू आपकी मरियम जैसी हैं।
नवाब साहब की आंखें डबडबा गईं। हमें उसे अभी इसी वक्त लाना होगा। 3 दिन बाद एक आलीशान गाड़ी रियाजपुर के मदरसे के सामने रुकी। मरियम उस वक्त कुरान की तिलावत सुन रही थी। हाफिज सरवर ने उसे पुकारा, मरियम बेटा, तेरे लिए कोई आया है। मरियम बाहर निकली तो देखा एक बूढ़ा आदमी, रेशमी कुर्ता पाजामा, आंखों में नमी, उसके सामने खड़ा था। मरियम, मेरी बच्ची। नवाब अजीमुद्दीन ने जैसे ही उसे देखा झुककर गले लगा लिया। मरियम ठिठक गई। आप? मैं तुम्हारा अब्बा हूं बेटा। तुझे हमसे जुदा हुए 2 साल हो चुके हैं। हमने हर जगह तलाश किया, मुआवजा दिया, अखबारों में इश्तिहार छपवाए, लेकिन तेरा कोई सुराग नहीं मिला। मरियम की आंखें भर आईं। मुझे कुछ भी याद नहीं था, मैं तो बस बहती चली गई थी। फिर एक चाचा ने मुझे बचाया था, सलीम मछुआरा। मरियम ने पहली बार उसका नाम लिया खुलकर। अगर वो मुझे ना बचाते तो शायद मैं जिंदा ना होती। नवाब साहब बोले, हमें उस शख्स का पता चाहिए, हम उस पर जिंदगी भर एहसानमंद रहेंगे। मरियम का शहर लौटना अब तय था। उसे नए कपड़े पहनाए गए, उसके लिए एक छोटी सी पार्टी रखी गई और मीडिया में खबर तक फैल गई। नवाब की खोई हुई बेटी 2 साल बाद वापस मिली, लेकिन मरियम के दिल में एक और दर्द बाकी था। क्या सलीम चाचा को मेरी खबर मिली होगी? उधर सलीम अब भी उसी गांव में था। वो अब बूढ़ा लगने लगा था, आंखों के नीचे थकावट की लकीरें, और मछलियों से भरी टोकरी उठाने में भी अब कमजोर पड़ जाता। मगर हर जुमे की नमाज में एक ही दुआ करता, या रब्बी, उस बच्ची को अपनी अमान में रखना, कहीं हो, सलामत हो। जब गांव में अखबार आया और एक लड़के ने ऊंची आवाज में पढ़ा, नवाब की बेटी दरिया से मिली, 2 साल बाद लौटी, तो सलीम की आंखें भर आईं। उसने अखबार छीना और तस्वीर देखी। अल्लाहू अकबर, मरियम, मेरी बच्ची सलामत है। नवाब अजीमुद्दीन खुद सलीम के गांव आए। हवेली से गाड़ी निकली, 4-5 लोग साथ थे। सलीम किनारे बैठा था, हाथ में मछली की जाली। जब एक सलीम कहकर पुकारा गया तो उसने सिर उठाया। आप सलीम हैं? जी हजूर, हम नवाब अजीमुद्दीन हैं, मरियम के वालिद। आप वो शख्स हैं जिसने हमारी बच्ची को बचाया, पाला और उसे जिंदा रखा। सलीम घबराकर खड़ा हो गया। मैंने तो बस इंसानियत का फर्ज निभाया था मालिक। नवाब ने उसका हाथ थाम लिया। आपने हमारे घर की चिरागों को रोशन रखा, अब ये एहसान कभी नहीं भूला जाएगा। सलीम को शहर बुलाया गया, उसे एक नया घर दिया गया, हर महीने का खर्चा तय हुआ और साथ ही एक बड़ी मछली कंपनी में हिस्सेदारी दी गई। अब आप सलीम नहीं, सलीम उर रहमान, हमारी फैमिली के करीबी हैं। मरियम ने दौड़कर उसे गले लगाया। आप मेरे चाचा ही नहीं, अगर आप ना होते तो मेरी कहानी कब की खत्म हो चुकी होती। मरियम अब हवेली लौट चुकी थी। चारों तरफ रोशनी थी, स्वागत था, गुलाब के फूलों की बारिश थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी खामोशी तारी थी। कभी कभी अपने ही घर में अजनबी महसूस होना एक अलग किस्म का गम होता है। वो कमरे तो वही थे जिनकी तस्वीरें उसकी यादों के कोनों में थीं, लेकिन अब सब कुछ अजनबी लगता था। कभी कभी दीवारों को देखती तो सोचा करती, क्या ये वाकई मेरा घर है? इधर सलीम भी नवाब साहब के दस्ते करम से अब शहर में एक अच्छे मकान में आ चुका था। कंपनी के कारोबार में उसे एक मछली फार्म की देखरेख दी गई थी। हर दिन वो कुशलता से काम करता, लोगों के साथ सलीके से पेश आता, लेकिन अभी भी सादा ही रहा वही मछुआरे वाला दिल, वही फकीरी तबीयत। शहर के लोग उसकी इज्जत करने लगे थे। सलीम चाचा अब हर किसी की जुबान पर था, मगर अंदर ही अंदर सलीम जानता था कि असल इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ। मरियम अब स्कूल जाती थी, मगर खास टीचरों से घर पर ही तालीम दी जाती। कभी कभी उसे हाई प्रोफाइल पार्टीज में भी ले जाया जाता। वहां ऊंचे ओहदेदार, बड़ेर साहबजादे और शहर के नुमाइंदे होते, सब उसकी तारीफ करते। माशा अल्लाह, कितनी समझदार बच्ची है, बिल्कुल अपनी वालिदा जैसी। मगर मरियम अंदर से टूट रही थी। उसके ख्वाबों में अब भी वो पुराने मंजर आते, कभी मस्जिद की छत, कभी ठंड में बाहर बैठी अपनी छोटी सी परछाई, कभी सलीम चाचा की टूटी सी नाव में बैठी अपनी मुस्कुराहट। एक दिन मरियम की वालिदा बीबी माहिरा ने कहा, अब वक्त है कि तुझे अपनी असल जिंदगी जीनी है। हम चाहते हैं कि तू बड़े लोगों की महफिल में शामिल हो, हमारे नाम को रोशन करे। मरियम ने बहुत अदब से पूछा, क्या मेरी मर्जी की भी कोई जगह है अम्मी जान? बीबी माहिरा ठहर गई, उनके चेहरे पर सख्ती थी। बेटा, नवाबों के घर में लड़की को आजादी से पहले जिम्मेदारी निभानी होती है। उधर सलीम अब भी हर जुमे को मस्जिद के बाहर गरीबों में खाना बांटता, बच्चों के लिए मिठाई लाता। कोई देखता तो कहता, सलीम भाई अब अमीर हो गए हैं, मगर तबीयत आज भी वही है। शाम को वो तन्हाई में बैठकर बस एक ही बात सोचता, मरियम खुश है क्या? वो कभी हवेली के बाहर नहीं गया। उसे डर था कहीं उसकी मौजूदगी मरियम की नई जिंदगी में कोई बोझ न बन जाए। लेकिन एक शाम अचानक मरियम घर से बाहर चली गई।
हवेली में हलचल मच गई। नौकर, गार्ड सब उसे ढूंढने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया। दरअसल मरियम अपनी उस पुरानी गली में आई थी जहां कभी सलीम की झोपड़ी थी। अब वहां नया मकान था। वो दरवाजे पर खड़ी थी, आंखों में आंसू। तभी दरवाजा खुला, सामने सलीम था। मरियम चाचा। उसने दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। सलीम ने उसे सीने से लगाया। क्या हुआ बच्ची? मैं थक गई हूं चाचा, मैं उस दुनिया में फिट नहीं होती। मुझे हर चीज बनावटी लगती है। मुझे आपकी वो टूटी नाव और मस्जिद का पिछवाड़ा याद आता है। मैं वही मरियम हूं जो आपके साथ थी। सलीम ने कहा, बेटा, दुनिया में बहुत से चेहरे नकाब में होते हैं, लेकिन तू वो चेहरा है जिसे अल्लाह ने किसी की जिंदगी में रहमत बनाकर भेजा है। हर तकलीफ के बाद राहत है। सब्र रख, शायद अभी तेरा इम्तिहान बाकी है। फिर मरियम को वापस लाया गया। नवाब साहब ने पहली बार मरियम से बिना सवाल किए सिर्फ एक बात कही, अगर तुझे इस घर की दुनिया नहीं भाती तो तू जैसा चाहे वैसा जी। हम तुझसे ज्यादा और कुछ नहीं चाहते। मरियम ने सिर झुका लिया। मैं आपकी इज्जत और नाम की कद्र करती हूँ अब्बा जान, मगर मुझे सलीम चाचा के पास जाना अच्छा लगता है, क्योंकि वहां मुझे खुद की पहचान मिलती है। शहर की सुबह अब मरियम के लिए वैसी नहीं रही जैसी पहले हुआ करती थी। बचपन में उसके दिन नर्म धूप, गर्म चाय और छत पर खेलते परिंदों के साथ शुरू होते थे, मगर अब उसके सुबह की पहली आवाज थी जिम्मेदारियों की दस्तक। उसने अपने माँ बाप से इजाजत लेकर सलीम के पास वक्त गुजारना शुरू कर दिया था। नवाब साहब और बीबी माहिरा ने यह बात किसी मजबूरी में नहीं, बल्कि अपनी बेटी की मुस्कुराहट के वास्ते कबूल की थी। मरियम अब सलीम के साथ शहर के छोटे स्कूलों, यतीम खानों और मछुआरों की बस्तियों में जाती। वो बच्चों को पढ़ाती, औरतों को हिम्मत देती और बुजुर्गों के हाथ थाम कर कहती, मैं भी कभी यहीं की थी और अब मेरा दिल यहीं है। सलीम अब शहर के सबसे भरोसेमंद और इज्जतदार शख्सों में गिना जाता था। उसने नवाब साहब के पैसे से कारोबार नहीं बढ़ाया, बल्कि ईमानदारी और मेहनत से अपने हुनर को फैलाया। मछली पकड़ने का जो हुनर उसके हाथों में था, वो अब एक स्कूल बन चुका था, जहां गरीब बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ पेशा सिखाया जाता। मरियम उस एकेडमी की सरप्रस्त बनी। लोग अब अक्सर कहते, सलीम और मरियम अल्लाह की दो रहमतें हैं जो इस बस्ती की तकदीर बदल रही हैं। एक दिन शहर के बड़े उद्योगपति हाजी अब्दुल मुस्तफा ने मछली के धंधे में कदम रखने का ऐलान किया। वो दबाव बनाकर सलीम की जमीन खरीदना चाहते थे जहां उसकी एकेडमी थी। सलीम ने अदब से इनकार कर दिया। जनाब, ये जमीन मेरी नहीं, उन बच्चों की है जो यहाँ अपना कल बना रहे हैं। हाजी साहब ने धमकाया, केस किया, अफसरों को खरीदा। एक हफ्ते के अंदर सलीम के ऊपर झूठे केस थोप दिए गए। गलत लाइसेंस, बिजली चोरी। शहर में बवाल मच गया, मगर एक आवाज उठी मरियम की। मरियम ने शहर की अदालत में एक अर्जी दी। उसने हर दस्तावेज, हर सबूत, हर गवाह पेश किए। मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये इंसाफ की लड़ाई है। अगर आज ये एकेडमी बंद हुई तो कल किसी और की उम्मीद मरेगी। सलीम चाचा ने मुझे नहीं उठाया था, उन्होंने मुझे दोबारा जिंदा किया था। अब मैं उनके साथ खड़ी हूं, चाहे जो हो जाए। शहर के लोग अब दो हिस्सों में बंट चुके थे। एक तरफ दौलत, सियासत और ताकत, दूसरी तरफ सादगी, ईमान और एक बच्ची की मोहब्बत। जज ने कहा, इस अदालत के सामने सिर्फ एक केस नहीं था, बल्कि इंसानियत का इम्तिहान था। सलीम साहब, आप बाइज्जत बरी किए जाते हैं। एकेडमी को पूर्ण संरक्षण दिया जाएगा। हाजी मुस्तफा पर कार्रवाई होगी। पूरे शहर में नारे लगे। जुर्म हारा, इंसाफ जीता। सलीम चाचा जिंदाबाद। अदालत से निकलते ही नवाब साहब ने माइक थामा और कहा, आज मैं सबके सामने एक बात ऐलान करना चाहता हूँ। सलीम साहब ने जो किया वो मेरी बेटी के लिए बाप से बढ़कर था। मैं उन्हें नवाब फैमिली की तरफ से शराफते हिंद का खिताब देता हूँ, और आज से जो हवेली मरियम की है उसका आधा हिस्सा सलीम भाई के नाम किया जाता है। पूरा शहर तालियों से गूंज उठा। सलीम रो पड़ा, नवाब साहब, मैं कोई इनाम नहीं चाहता, बस अगर अल्लाह ने मुझे किसी की जिंदगी का जरिया बना दिया तो इससे बड़ा शर्फ क्या होगा। मरियम ने आगे बढ़कर सलीम का हाथ पकड़ा और कहा, आपके साथ ही मेरी असली दुनिया है चाचा। उसी रात सलीम अकेले बैठे थे। आसमान साफ था, उनकी आंखों में नमी थी, दिल में सुकून। वो बोले, या रब, तूने उस संदूक में जो रहमत भेजी थी, आज वो पूरी बस्ती की रहमत बन गई। अब वक्त कुछ और था। वो नाव जो कभी टूटी थी, अब समंदरों में तैरने वाला जहाज बन चुकी थी। वो बच्ची जो संदूक में बेसुध मिली थी, अब एक रहमत बनकर बस्ती बस्ती चमक रही थी। और वो मछुआरा जो कभी एक वक्त की रोटी के लिए जाल डालता था, अब लोगों की तकदीर बुन रहा था। सलीम अब सुबह सुबह अपने छोटे से दफ्तर में बैठकर चाय पीते और सामने बैठी बच्चों की लाइन को देखते जो एकेडमी में दाखिला लेने आए थे। तुम्हारा नाम? राहिल। कहाँ से आए हो? झुग्गी नंबर 17 से। खुश रहो बेटे, तुम्हें इल्म भी मिलेगा, हुनर भी।
और इज्जत भी। ये वही जमीन थी जहां कभी उसके जाल सूखने को डाले जाते थे। अब लोग उसे बेटी मरियम कहते थे। वो हर हफ्ते खुद जाकर बस्तियों में लड़कियों को पढ़ाती, उनकी माओं को तालीम की अहमियत समझाती। मैं भी तो तुम्हारी तरह थी, वो कहती, मगर अल्लाह ने मुझे एक चाचा दिया जिन्होंने मेरी रूह को जिंदा किया। उसने एक एनजीओ शुरू किया था, नूर-ए-संदूक, जिसका मकसद था हर उस बच्चे की मदद करना जो किसी वजह से अपनी पहचान खो बैठा हो। सलीम की खास बात, अब भी उसके कपड़े सादे थे। अब भी वो हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा गरीबों में बांटता। हर जुमे को वो मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा होकर सबको सलाम करता और हर किसी से एक ही बात कहता, जो हाथ ऊपर उठते हैं दुआ में, वही हाथ नीचे भी बढ़ने चाहिए मदद के लिए। कुछ ही महीने बाद नवाब साहब बीमार पड़ गए। बिस्तर पर लेटे लेटे उन्होंने मरियम और सलीम को पास बुलाया। बेटा मरियम, अब मैं ज्यादा वक्त का मुसाफिर नहीं। तेरा बचपन मेरा कर्ज था जिसे सलीम भाई ने अदा किया। मेरी ख्वाहिश है कि तू और ये नेक इंसान मिलकर इस हवेली को खिदमत का घर बना। यहाँ अब पार्टियां नहीं बल्कि यतीमों की रोटियां पकें। मरियम ने हाथ चूमते हुए कहा, अब्बा जान, आपकी बेटी इसी दिन के लिए जिंदा है। अब वो आलीशान हवेली जहां कभी मरियम अकेली महसूस करती थी, अब एक ठिकाना बन गई थी उन सब के लिए जिनकी जिंदगी में कोई ठिकाना नहीं था। वहां अब रोजाना सैकड़ों लोगों को खाना मिलता, इलाज होता, तालीम दी जाती। दरवाजे पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा था, बैतुर रहमत रहमत का वो घर जो एक संदूक से शुरू हुआ। एक रात मरियम और सलीम हवेली के ऊपरी मंजिल से शहर को देख रहे थे। चाचा, क्या आपको याद है वो रात जब आप मुझे नाले से उठाकर लाए थे? सलीम मुस्कुराया, आंखें भीगी हुई। बिल्कुल याद है। उस रात मैं समझा था कि मैंने एक बच्ची बचाई है, लेकिन आज मालूम हुआ कि अल्लाह ने उस रात मेरी तकदीर को बचा लिया था। मरियम हंसी और बोली, और मैंने समझा था कि मैं किसी की रहमत बनूंगी, मगर चाचा, असल रहमत तो आप थे। और फिर चांदनी रात में हवेली की छत पर एक छोटा सा संदूक रखा था। उसे खोलने पर उसमें मरियम ने एक चिट्ठी रख छोड़ी थी जिस पर लिखा था, कभी कभी अल्लाह अपनी रहमत संदूक में भेजता है और कभी किसी टूटे हुए इंसान के हाथ में उसकी किस्मत का नजारा थमा देता है। मेरा नाम मरियम है। मेरी पहचान अब सिर्फ एक लड़की नहीं बल्कि एक सलीम की दुआ हूँ।